स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैं आपको दो द्वैतवादी संकल्पनाएं पढ़ा चुका हूं। पहली संकल्पना हमारी थी चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना और जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। आज हम और जो बाकी की बची हुई द्वैतवादी संकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लेने जा रहे हैं रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ मिस्टर रसेल। ठीक है दोस्तों, तो देखो पिछले वीडियोस में आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से बाकी के वीडियोस को देख सकते हैं। मगर आप पिछले वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना थी उसके मैंने जो दोष बताए थे उनमें दो कमियां थी। उन कमियों में एक कमी क्या थी कि ग्रहों का जो वर्तमान कोणीय आवेग है वह उस वक्त जो उपस्थित जो हमारी जो नेबुला था उसकी कोणीय आवेग से आज ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग अधिक है। ठीक है, तो उस वक्त इतना कोणीय आवेग नहीं रहा होगा ज्वारीय परिकल्पना के तहत, जब वो साथी तारा जेम्स जीन्स की परिकल्पना में सूर्य से टूटे हुए फिलामेंट को लेके गतिमान होता है, तो उसके वजह से जो फिलामेंट है जिससे बाद में ग्रह बनते हैं उसमें इतनी कोणीय आवेग संचित नहीं हो सकता जितना आज ग्रहों के कोणीय आवेग में मिलता है। तो इसलिए जेम्स जीन्स की परिकल्पना में यह त्रुटि रह गई थी कि जो प्लैनेट हैं जो आज के, उनका वर्तमान में कोणीय आवेग तब के उस फिलामेंट से अधिक है। दूसरा, सूर्य और ग्रहों के मध्य वर्तमान जो दूरी देखने को मिलती है वह अधिक है। जबकि देखा जाता है, अगर जेम्स जीन्स की माने तो जो हमारा सूर्य था जिससे फिलामेंट निकल के अलग होता है, किसके प्रभाव में? तारा, जो विशालकाय तारे के जो उसके पास से, सूर्य के पास से गुजरता है, उसके ज्वारीय प्रभाव में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह फिलामेंट जो है जो टूट के इतना दूर चला गया हो कि वह सूर्य से ही बिल्कुल इतना दूर फैल गया हो। और जो ग्रह हैं हमारे, वो ग्रह इतने हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर के व्यास में फैले हुए हैं, तो वह ग्रह भी दूर दूर के हुए। तो सूर्य और ग्रहों के मध्य जो वर्तमान दूरी है उसके संदर्भ में भी इसमें जेम्स जीन्स की परिकल्पना में कमियां थी। तो इनको दूर करने के लिए रसेल महोदय ने जो अपनी द्वैतारक परिकल्पना दी, इस द्वैतारक परिकल्पना में उन्होंने माना कि सिर्फ दो, एक सूर्य और एक तारा ही नहीं था, बल्कि तीन तारे थे। खुद सूर्य था और दो तारे और थे। ठीक है, सूर्य था और दो साथी तारे और थे। ठीक है दोस्तों, तो जो साथी तारा जो था हमारा, वह साथी तारा सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा था? परिभ्रमण कर रहा था। ठीक है, एक तो हमारा सूर्य था, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता हुआ हमारा साथी तारा था। इसे क्या बोलेंगे हम? कंपेनियन स्टार। ठीक है, तो ये हमारा कंपेनियन स्टार साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण कर रहा था। इसी के साथ हमारे पास एक और विशालकाय तारा था जिसको हम बोलेंगे अप्रोचिंग स्टार, जिसको रसेल महोदय ने बोला अप्रोचिंग स्टार, विशालकाय तारा। तो वह विशालकाय तारा जो था, जो अप्रोचिंग स्टार जो था, वह साथी तारे के क्या था? नजदीक था, साथी तारे के पास आता है। तो पास आता है तो क्या होता है कि हमारा जो कंपेनियन स्टार है उसकी अगर परिभ्रमण की दिशा यह थी तो साथी तारे की परिभ्रमण की दिशा उसके विपरीत थी। मतलब हमारा साथी तारा और जो विशालकाय तारा था, दोनों अलग अलग दिशाओं में परिभ्रमण कर रहे थे। ठीक है, तो वो विशालकाय तारे की परिभ्रमण की दिशाएं विपरीत थी। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि जो विशालकाय तारा है उसका ज्वारीय प्रभाव जो है, ज्वारीय प्रभाव वह किस पे पड़ता है?
वह ज्वारीय प्रभाव पड़ता है हमारे साथी तारे पर, कंपेनियन स्टार पर। अच्छा, कंपेनियन स्टार पे ही क्यों पड़ता है, सूर्य पे क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि साथी तारा जो है वह तो विशालकाय तारा जो था, हमारा जो अप्रोचिंग स्टार था, उसके पास था, जबकि सूर्य इसकी आकर्षण शक्ति से दूर था। इसलिए सूर्य पे इसका ज्वारीय प्रभाव जो है वह नहीं पड़ता है। इसके ऊपर ज्वारीय प्रभाव, सूर्य का पर ज्वारीय प्रभाव विशालकाय तारे का नहीं पड़ता है। बड़ा तारा था तो इसका आकर्षण जो था, गुरुत्वाकर्षण जो बल था वो ज़्यादा था, परंतु वह सूर्य से दूर होने के कारण उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो साथी तारे का ज्वारीय प्रभाव है उसके कारण विशालकाय तारे का ज्वारीय प्रभाव है, उसके कारण साथी जो तारा है उसमें से कुछ पदार्थ का बारकी और प्रोजेक्शन होता है, उभार उत्पन्न होता है। इसके कारण साथी तारे पर विशालकाय तारे के ज्वारीय प्रभाव के कारण। ठीक है, और यह जो प्रोजेक्शन होता है, यह प्रोजेक्शन ज्वारीय प्रभाव के कारण टूट करके अलग हो जाता है। इस पदार्थ का टूट के अलग हो जाता है। अच्छा, यह पदार्थ जो टूट के अलग होता है, जो इतना भाग हमारा जो टूट के अलग होता है, वह भाग परिभ्रमण करता रहता है, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता रहता है। ठीक है, परिभ्रमण करता हुआ यह भाग परिभ्रमण करता रहता है, और आगे जाके क्या होता है कि हमारे इस परिभ्रमण करते हुए विशालकाय तारा जो है, इसमें क्या होता है, इस विशालकाय जो हमारा साथी जो तारे का जो पार्ट है जो परिभ्रमण कर रहा है, इसके आगे कंडेंस हो करके और क्या बन जाता है, ग्रह बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। घनीभूतीकरण क्या बोलते हैं इसको, घनीभवन या घनीभूतीकरण के कारण, कंडेंसेशन के कारण इस टूटे हुए भाग से क्या बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रह बन जाते हैं, और ऐसा माना जाता है, जो रसेल महोदय ने बताया कि प्रारंभ में क्या था कि ये ग्रह जो थे वो पास पास थे। ठीक है, प्रारंभ में ये ग्रह क्या थे, पास पास थे, और उनके मध्य एक स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल रहा होगा। उस आकर्षण बल के प्रभाव में इन ग्रहों में से भी कुछ पदार्थ निकलते रहे, और वह पदार्थ निकल करके क्या बन गए, हमारे उपग्रह बन गए। तो ये सब जो टूटा हुआ भाग था, इससे बने हमारे ग्रह, और इनके आकर्षण बल से जो छोटे छोटा पदार्थ निकला, उनसे बन गए हमारे उपग्रह। तो ये हमारे रसेल महोदय की द्वैतारक संकल्पना थी। तो रसेल महोदय ने बताया कि सिर्फ एक तारा नहीं था, बल्कि दो तारे थे, और इन तारों के मध्य आपस में आकर्षण, जो ज्वारीय प्रभाव जो था विशालकाय तारे का, वो साथी तारे पे पड़ता है। उससे फिलामेंट के रूप में ये एक तरीके से उभार बाहर निकलता है। इस पदार्थ से क्या होता है, घनीभूति होकर करण होकर ग्रह बनता है, और ग्रहों के मध्य आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल के प्रभाव में प्रारंभ में जो ग्रह हैं उनसे पास पास होने के कारण उपग्रह के बनते हैं, जो उनसे जो पदार्थ निकलता है उससे उपग्रह बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रसेल महोदय की द्वैतारक परिकल्पना थी। अब हर जो कमी रहती है सब में, वैसे ही रसेल की इसमें भी कुछ दोष रह जाते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ दोष रह जाते हैं, तो हम उन दोष के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या दोष रह जाते हैं। हाँ, तो इसके जो दोष हैं, इस रसेल की जो द्वैतारक परिकल्पना के दोष हैं, हम उन दोष के बारे में चर्चा करें अगर, तो सबसे पहला दोष जो निकल के आता है वह यह निकल के आता है कि जो ये साथी तारा जो था, जिससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई,
साथी तारा से जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई उसका जो टूटा हुआ भाग था वो तो ग्रह में बदल गया, पर जो बचा हुआ जो भाग था वह कहाँ चला गया, इसके बारे में रसेल ने कुछ नहीं बताया। तो क्या होता है, साथी तारे से ग्रहों की उत्पत्ति, परंतु बचा हुआ भाग कहाँ चला गया इसके बारे में रसेल महोदय कुछ नहीं बता पाए। तो पहली जो इसमें दोष निकल के आता है रसेल की द्वैतारक संकल्पना में, वह यह निकल के आता है कि साथी तारा जो था उससे निकले हुए बचे हुए पदार्थ का क्या हुआ, वह कहाँ चला गया, इसके बारे में नहीं बता पाए। दूसरा उन्होंने जो इसमें निकल के आता है वह यह कि जो साथी जो तारा था वह अगर सूर्य के पास था, देखिए क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये टूटा और इससे ग्रह बने, तो ये ग्रह वे आज भी सूर्य की आकर्षण शक्ति के अनुसार उसकी परिधि के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ये साथी तारा सूर्य के पास क्यों नहीं आया? अगर सूर्य के पास था और उसमें सूर्य का आकर्षण बल था तो ये सूर्य के पास क्यों नहीं आया? मतलब आज भी इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए रहना चाहिए था, क्योंकि पहले भी परिभ्रमण कर रहा था और परिभ्रमण कर रहा था साथ में सूर्य के पास भी था, तो सूर्य की आकर्षण शक्ति इस पे काम करनी चाहिए। जब ग्रह सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो ये साथी तारा चक्कर क्यों नहीं लगा रहा था? तो दो बातें हुई साथी तारा से संबंधित। अच्छा, तीसरी इसने जो कमी बताई, इसमें तीसरी कमी ये निकल के आती है, तीसरी कमी जो इसमें निकल के आती है वह निकल के आती है कि जो हमारे जो ग्रह थे, ये ग्रह जब परिभ्रमण कर रहे हैं इसके चारों ओर सूर्य के, तो यह ग्रह सूर्य के परिभ्रमण जो था, परिधि जो थी, उस परिधि के अंदर कैसे आए? देखो क्या कि जो विशालकाय तारा था उसके प्रभाव में ये टूट तो गया, पर टूट करके अगर इसके ज्वारीय प्रभाव में ये गतिमान हुआ, इसके ज्वारीय प्रभाव में अगर ये गति कर रहा था टूटा हुआ भाग और उससे ग्रह बने, तो ये सूर्य की परिभ्रमण जो हमारी परिधि है उसके अंदर कैसे आए? इसके बारे में क्या प्रोसेस हुआ ये महोदय नहीं बता पाए। तो रसेल की द्वैतारक परिकल्पना के तीन दोष आते हैं। पहला, साथी तारे का क्या हुआ, जो टूटा हुआ भाग, जो उसका जो बचा हुआ भाग था उसका क्या हुआ, वो नहीं बता पाए। साथी तारा जो था वह सूर्य के आकर्षण बल के प्रभाव में इसकी परिधि के आसपास क्यों नहीं आया, यह नहीं पता। तीसरा, ग्रह जो थे वो सूर्य की परिधि के अंदर आए, सूर्य की परिधि के पास आए, पर वो आए कैसे, इसका कोई प्रोसेस वो नहीं बता पाए। नहीं तो जो ग्रह थे उनको विशालकाय तारे के प्रभाव में दूर भी जाना पड़ सकता था, वो दूर जा सकते थे, पर वो पास आए तो कैसे आए, इसके बारे में रसेल महोदय हमको कुछ नहीं बता पाए। तो ये हमारी रसेल की द्वैतारक परिकल्पना थी, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। अब इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। अच्छाइयाँ क्या थी? इसकी सबसे बड़ी अच्छाई जो जेम्स जीन्स की परिकल्पना की दो त्रुटियाँ थी उनको दूर करना था। पहली, इन्होंने कहा कि ग्रहों एवं सूर्य के मध्य दूरी क्यों बनी, इसका कारण दिया। इसके मध्य दूरी क्यों बनी, इसका कारण क्या दिया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखिए जो जीन्स जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सूर्य के टूटे हुए फिलामेंट पार्ट से ग्रहों की उत्पत्ति को बताया था। तो उससे क्या हुआ, उससे हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई ये टूटे अगर ग्रह तो सूर्य के पास ही होंगे, फिलामेंट तो दूर गया नहीं था, क्योंकि वो जो साथी तारा जो निकल रहा था उस तारे के प्रभाव में वो दूर नहीं जा पाया था। तो जो ग्रह बने वह सूर्य के पास ही बनने चाहिए थे, और वो ग्रह भी आपस में एक दूसरे के पास होने चाहिए थे, वो दूर दूर कैसे फैले, इसके बारे में जीन्स ने बताया। इन्होंने बताया कि जो ग्रह जो बना ना वो सूर्य से बना ही नहीं, ग्रह जो बने वो साथी तारे से बने। तो इन्होंने एक और तारे की उपस्थिति, एक और स्टार की एग्जिस्टेंस को बता करके ये साबित कर दिया कि वह तारे जो थे वो सूर्य से दूर था। इस वजह से आज भी ग्रह सूर्य से दूर ही हैं।
ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो कोणीय आवेग जो ग्रहों में आज भी कोणीय आवेग है उसका कारण बताया इन्होंने। ग्रहों में कोणीय आवेग का कारण बताया इन्होंने। क्या कारण बताया कि ग्रहों में कोणीय आवेग इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि जो ग्रह थे वह उस साथी तारे से उत्पन्न हुए थे जिसके ऊपर ज्वारीय प्रभाव था विशालकाय तारे का, और उस विशालकाय तारे के आकर्षण के कारण उन ग्रहों में भी क्या उत्पन्न हो गई, कोणीय गति। यानी कि कोणीय आवेग संरक्षण सिद्धांत का ये पालन करते थे। कैसे कि जो कोणीय गति जो उत्पन्न हुई किसमें, हमारे ग्रहों में, वह उस विशालकाय तारे द्वारा ट्रांसफर की गई थी एक तरीके से। क्योंकि मैंने आपको कोणीय आवेग संरक्षण सिद्धांत में बताया है कि कभी भी कोणीय आवेग जनरेट नहीं होता, वो ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो कोणीय गति जो ग्रहों में आई वो हमारे विशालकाय तारे के प्रभाव में आई। तो दोनों समस्याओं का इन्होंने समाधान दिया रसेल की द्वैतारक परिकल्पना ने, जो जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना थी उसकी कमियां थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी रसेल की द्वैतारक संकल्पना कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं एक दूसरी द्वैतवादी संकल्पना, और दूसरी द्वैतवादी संकल्पना हमारी जो है वो किसकी है, ये है हॉयल व लिटिल-लेटन की द्वैतवादी संकल्पना। हॉयल व लिटिल-लेटन महोदय की द्वैतवादी जो संकल्पना है इसमें भी इन्होंने कुछ माना तो रसेल की द्वैतारक संकल्पना जैसे ही है। इन्होंने भी माना कि एक कंपेनियन स्टार था, एक साथी था और एक विशालकाय तारा था। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया इंट्रूडिंग स्टार। वहां क्या दिया था रसेल महोदय ने, अप्रोचिंग स्टार, और इसको नाम दिया इन्होंने इंट्रूडिंग स्टार। इंट्रूडिंग स्टार मतलब विशालकाय तारा, जिसको नाम दिया इंट्रूडिंग स्टार, साथी तारा कंपेनियन स्टार, और ये हमारा सन। तो क्या था, हॉयल महोदय कहते हैं कि हमारा जो ये साथी तारा जो था, यह साथी तारा जो बना था वो हाइड्रोजन का बना हुआ था। किसका, हाइड्रोजन का। और यह अपनी हाइड्रोजन का उपयोग कंटिन्यू विकिरण के लिए कर रहा था। किसका बना था, हमारा जो साथी तारा था वो किसका बना था, हाइड्रोजन का। साथी तारा हमारा हाइड्रोजन का बना था, और इसका उपयोग ये कंटिन्यू किसके लिए कर रहा था, विकिरण के लिए। तो क्या होता है कि साथी तारा जो था उसके पास क्या था, एक विशालकाय तारा था। साथी तारे में क्या होता है, हाइड्रोजन जो बार बार जो हाइड्रोजन का इसमें संलयन हो रहा था, तो गैस जो आसपास जो हाइड्रोजन फैली हुई थी या और जो धूल कण वगैरह थे उनका ये कंटिन्यू यूज करके अपना आकार बढ़ा रहा था। कौन बढ़ा रहा था, साथी तारा। तो आकार में ये क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था। फिर क्या होता है इसके अंदर, देखिए हॉयल व जो लिटिल-लेटन ने जो संकल्पना दी थी वह आणविक परिकल्पना थी। ठीक है, यह किस पे बेस्ड थी, एक तरीके से मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे बेस्ड थी। आणविक परिकल्पना थी किसकी, जो हमारे हॉयल और लिटिल-लेटन की थी, ये न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड थी। किस पे थी, न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड थी। तो आणविक परिकल्पना जो हमारी थी हॉयल व लिटिल-लेटन की, वह न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड थी, और इसको दिया गया था 1939 में। तो ये दोनों जो थे, हॉयल व लिटिल-लेटन जो थे, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ थे। तो गणितज्ञ थे, तो इन्होंने जीन्स की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत करते हुए बताया कि हमारा जो ये साथी तारा था वह हाइड्रोजन से बना हुआ था और कंटिन्यू विकिरण के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा था, और गैस और धूल कण को लेकर के बार बार हमारे इसके आकार में, जो साथी तारा जो था इसके आकार में वृद्धि हो रही थी। बाद में क्या होता है कि इसमें एक न्यूक्लियर विस्फोट होता है, आणविक विस्फोट होता है,
क्योंकि कंटिन्यू हाइड्रोजन ले रहा था, तो इसमें न्यूक्लियर विस्फोट होता है। उस न्यूक्लियर विस्फोट के कारण क्या होता है कि नोवा विस्फोट जिसे कहा गया नोवा विस्फोट कहा गया। इस न्यूक्लियर विस्फोट के कारण, इस नोवा विस्फोट के कारण क्या होता है कि साथी तारा जो है उसके चारों ओर से धूल कण जो है वो निकल के एक धूल कण की परत निकल जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे धूल कण जो हैं वो इसमें से निकल जाते हैं और बीच में एक केंद्रीय भाग बच जाता है। ठीक है, तो यह धूल कण जो सूर्य के आकर्षण बल के प्रभाव में सूर्य के चारों ओर एक प्लेट के रूप में, एक तस्तरी के रूप में चारों ओर फैल जाता है। नोवा विस्फोट होता है। नोवा विस्फोट से यह चारों ओर तस्तरी के रूप में फैल जाता है। क्या फैल जाता है? इसमें से निकले हुए डस्ट पार्टिकल क्या निकलते हैं? डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, धूल के कण निकलते हैं और ये डस्ट पार्टिकल नोवा विस्फोट से निकल के और सूर्य के चारों ओर एक तस्तरी के रूप में फैलने लगते हैं और चारों ओर क्या करने लगते हैं? ये परिभ्रमण करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब जो हमारा साथी तारे का ऊपर से जो पाल निकल गया वो तो डस्ट के रूप में निकल गया, और जो इसका केंद्रीय भाग था वह हमारा साथी तारे का वह सूर्य से आकर्षण बल से, सूर्य के आकर्षण शक्ति से दूर चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि जब इसमें विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट से एक परावर्तन क्रिएट हुआ, एक परावर्तन हुआ, विस्फोट जनित परावर्तन जो था, उस विस्फोट जनित परावर्तन के कारण यह हमारे साथी तारे का केंद्रीय भाग सूर्य की आकर्षण शक्ति से दूर चला गया। ठीक है, तो इन्होंने जो कमी छोड़ दी थी कि साथी तारा कहाँ गया, तो इन्होंने उस साथी तारे के लिए बताया कि साथी तारा जो था वो दूर चला गया और जो विशालकाय तारा जो हमारा था उस विशालकाय तारे के आकर्षण में आकर के कहीं दूर चला गया वो। ठीक है, तो ये साथी तारा जो था उसका परावर्तन हुआ, विस्फोट जनित परावर्तन, रिकॉइल ऑफ गिगेंटिक स्टेलर एक्सप्लोजन। परावर्तन किसका? जो हमारा एक्सप्लोजन हुआ था नोवा विस्फोट, उसके वजह से जो परावर्तन क्रिएट हुआ उससे यह साथी तारा दूर चला गया और जो धूल कण सूर्य के चारों ओर तस्तरी के रूप में गतिमान थे, यह धूल कण बाद में कंडेंस हुए, ठोस हुए और ठोस होकर के ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, इन ठोस भागों से ग्रहों का निर्माण हुआ। यह हमारे हॉयल और लिटिल-एटन की संकल्पना थी। तो हॉयल और लिटिल-एटन ने माना वही दो तारे थे, पर उन्होंने जो बनाया वो न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड था। न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड ऐसा था कि उन्होंने नोवा विस्फोट की परिकल्पना दी। उस नोवा विस्फोट की वजह से उन्होंने बताया कि जो साथी तारा था उसी से हुई थी उत्पत्ति तो ग्रहों की, जैसा कि रसेल ने भी बताया था, मगर उन्होंने बताया कि उसका एक केंद्रीय भाग बचा, जैसे उसमें भी बचा था भाग, पर वो उसको बता नहीं पाए थे कि वो गया कहाँ। पर इसमें इन्होंने बताया कि नोवा विस्फोट जो हुआ उससे एक परावर्तन हुआ, रिकॉइल ऑफ द गिगेंटिक स्टेलर एक्सप्लोजन हुआ। इस रिकॉइल ऑफ द गिगेंटिक स्टेलर एक्सप्लोजन से साथी तारा सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर चला गया और विशालकाय तारे के साथ निकल गया। परंतु जो इसके चारों ओर जो ये धूल कण थे, ये धूल कण कंडेंस हुए, इनमें घनीभूतीकरण की क्रिया हुई और ये घनीभूतीकरण के कारण यह क्या बन गए? ग्रह बन गए। ठीक है दोस्तों, ग्रह बन गए। अब दूसरी बात आती है ग्रहों के, एक और लाइन इन्होंने बोली, इन्होंने बोला कि जो यह विस्फोट हुआ था, इस विस्फोट से बहुत अधिक क्या निकली? ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली। ऊर्जा कौन सी थी? ऊष्मा ऊर्जा। इस विस्फोट से बहुत अधिक ऊष्मा ऊर्जा मिली। जो ऊष्मा ऊर्जा निकली वह किसने ली? ग्रहों ने ली। तो ग्रहों को इस विस्फोट के कारण ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हुई, जिससे ग्रह जो थे इनकी जो संरचना थी, जो सूर्य के ज्यादा पास थे,
जो सूर्य के ज़्यादा पास जो ग्रह थे उनकी संरचना में फिर मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन होके क्या हुआ कि इसमें भारी पदार्थ, ऊष्मा के कारण भारी पदार्थ जो थे उनका निर्माण हुआ। मतलब ये हुआ कि जब इनको बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिली ना, तो उससे जो पूरा जो मैटर जो था इन ग्रहों का वो तप्त हो गया, और तप्त होकर के वो क्या हो गया, कंडेंस हुआ और ज़्यादा भारी हुआ। तप्त होकर के जब वो ठंडा हुआ तो भारी हुआ। इसीलिए सूर्य के जो पास स्थित ग्रह थे वो क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपको वीडियो में ग्रह के बारे में बताया था कि सूर्य के पास स्थित 4 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं। तो इन्होंने इसलिए ये बात कही। और जो बाहर के ग्रह हैं वो डस्ट पार्टिकल से और गैसों से ज़्यादा बने हैं, उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनर प्लैनेट्स जो है वो पार्थिव संरचना के हैं। तो इन्होंने ये बात कही हॉयल व लिटिलेटन महोदय ने कि इससे विस्फोट से ग्रहों में, विस्फोट से जो ऊष्मा निकली उसको ग्रहों ने प्राप्त किया, और ग्रहों की संरचना जो थी उसका मॉडिफिकेशन हुआ, और उससे क्या हुए, भारी पदार्थों का निर्माण हुआ, और इन भारी पदार्थों के निर्माण से हमारे ग्रह पार्थिव ग्रह बने। ठीक है दोस्तों, तो हॉयल और लिटिलेटन की यह परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में दिखाई देती है। दोस्तों, हॉयल और लिटिलेटन की इस थ्योरी के बाद जो अगली हमारी द्वैतवादी संकल्पना आती है वह है ओटो श्मिड की अंतरतारक धूर परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो श्मिड। ठीक है, ओटो श्मिड कौन थे? ओटो श्मिड एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1943 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी संकल्पना प्रस्तुत की। ओटो श्मिड महोदय जो थे, इन्होंने देखिए अब तक जितनी भी हमारी द्वैतवादी संकल्पनाएं थी उनमें 1, 2, 3 हर बार कुछ ना कुछ दोष कमियां निकल के आ रही थी। तो इन्होंने पृथ्वी के जो आज की जो स्थिति है, जो आज की स्थिति में वैज्ञानिकों को जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, जिन कमियों को देखना पड़ रहा है, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 4 जो मेन समस्याएं आ रही थी, वो पहली समस्या ये थी कि सूर्य व ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर। सूर्य व जो आज के ग्रह हैं उनके कोणीय आवेग में अंतर। देखिए, हमने लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पढ़ी, ठीक है। उसके अलावा हमने इमैनुअल कांट की जो वायवीय राशि संकल्पना पढ़ी, रसेल की द्वैतारक संकल्पना पढ़ी, जेम्स जीन्स की परिकल्पना पढ़ी। इन सब में क्या देखने में आ रहा था कि ऐसा मानने में आ रहा था कि जो पहले जो पदार्थ था, चाहे वह एक नेबुला रहा हो, ठीक है, चाहे वह फिलामेंट रहा हो, ये सब जो थे उनमें जो कोणीय आवेग जो था वह कोणीय आवेग आज के सूर्य और ग्रहों के कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए। पहली बात तो ये कमी थी। दूसरा निकल के आ रहा था कि सूर्य और जो ग्रह हैं वह अगर ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के पार्ट से हुई है तो उनके कोणीय आवेग में अंतर नहीं होना चाहिए था, परंतु सूर्य और ग्रह के कोणीय आवेग में अंतर देखा जाता है। तो इन्होंने इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। इसका क्लैरिफिकेशन किसने दिया? ओटो श्मिड में। वह मैं बताऊंगा कैसे दिया उन्होंने। दूसरा क्या देखने को आ रहा है कि हमारे जो ग्रह हैं उन ग्रहों की संरचना में भी अंतर है। कुछ ग्रह हमारे रॉकी स्ट्रक्चर के हैं, कुछ गैसीय ग्रह हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ठीक है। तो ग्रहों की संरचना में भी अंतर क्यों है, यह भी इन्होंने अपनी इस परिकल्पना में स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। तीसरा हमारा जो देखने को मिलता है कि हमारे जो ग्रह हैं उनकी गति में भी अंतर है। कोई ग्रह जो है उसका अपने अक्ष पे घूर्णन तेज है या परिभ्रमण जो कोणीय आवेग है वो ज़्यादा है, किसी का कम है। तो यह भी ग्रहों की गति में अंतर जो मिल रहा है वह भी देखने को मिलता है। चौथा हमारा देखने को मिलता है, तो इसका भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया था, तीसरे का भी। चौथा हमारा जो देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है कि सूर्य और ग्रहों के जो बीच की दूरी है वह इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों ग्रह सूर्य से इतनी दूर जा कर के बने। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फिलामेंट से बने होते तो फिलामेंट जो था वो पास होना चाहिए था, जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया।
पर सूर्य और ग्रहों के बीच आज भी दूरी ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? तो इन चारों समस्याओं का स्पष्टीकरण देने के लिए इन्होंने यह परिकल्पना दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो प्रारंभ में जो सूर्य जो था हमारा, उस सूर्य के साथ साथ कुछ गैस और धूल के कण पाए जा रहे थे, या कहें गैस मेघ और धूली कण थे। अब ये कहां से आए? इसके बारे में इन्होंने कहा कि जो पहले की जो उल्काएं थी, अब इन्होंने उल्काओं का एग्जिस्टेंस मान लिया, उल्काएं थी और जो तारे थे उनसे निकले हुए ये गैस के मेघ और धूली कण थे। ठीक है, तो ये गैस मेघ और धूली कण जो थे वह सूर्य के आकर्षण शक्ति के प्रभाव में सूर्य के पास आ गए और डिस्क के रूप में ऐसे जमा होने लगे। ठीक है दोस्तों, सूर्य के पास आके आकर्षण बल के प्रभाव में यह कहाँ पे आ गए? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सूर्य के पास आके डिस्क के रूप में जमा हो गए। फिर सूर्य के आकर्षण बल के प्रभाव में ही यह चारों ओर सूर्य के परिभ्रमण करने लगे। क्या परिभ्रमण करने लगे? गैस और डस्ट पार्टिकल। ठीक है, जो कहां से निकले थे? उल्का और तारों के अवशेष माने जाते हैं, ये वहां से निकले थे। इसके कारण इनमें परिभ्रमण हुआ और यह तस्तरी के रूप में चारों तरफ जमा हो गए सूर्य के। फिर क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स जो थे, जो पार्टिकल्स इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स में धूली कणों में क्या होता है? आपस में टक्कर होती है। और इस टक्कर के कारण इनमें जब आपस में टकराव होता है तो जो धूली कण तेजी से गति कर रहे थे उनकी गति में कमी आती है। क्या होता है? गति में कमी आती है। और उस गति में कमी होने के कारण आपसी टक्कर से जब धूल कणों की गति मंद हो जाती है तो क्या होता है? यह धूल कण जो हैं वो आपस में समूहन करना प्रारंभ करते हैं। इनका एग्रीगेशन होता है, इनके बीच में समूहन प्रारंभ हो जाता है। और समूहन के कारण क्या निर्माण होता है? समूहन के कारण हमारी ग्रहिकाओं या क्षुद्र ग्रह या किनका निर्माण होता है? एस्टेरॉयड। ठीक है, इन छोटे छोटे कणों में टक्कर होती है, टक्कर से इनकी गति मंद होती है। गति मंद हो जाने से इनकी स्पीड जब स्लो हो जाती है तो इनमें एग्रीगेशन होता है, समूहन होता है। समूहन से इनके पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे होकर के एस्टेरॉयड का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, गैस का क्या होता है? पार्टिकल्स तो इसमें गैस के भी होते हैं, बट गैस के पार्टिकल्स जो हैं उनमें बिखराव की प्रवृत्ति होती है, उनमें प्रत्यास्थता होती है, उनमें इलास्टिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो गैस है उनके अणुओं के मध्य कोहेजन फोर्स कम होता है। तो वह अणु जो परिभ्रमण कर रहे थे सूर्य के चारों ओर, वह सूर्य से थोड़ा दूर ही निकलते हैं और उनमें इलास्टिसिटी होने के कारण, उनमें पास नहीं आ पाने के कारण वह दूर रह जाते हैं और उनका एग्रीगेशन कम हो पाता है। ठीक है, बट वो फिर भी इन धूली कणों के आसपास थोड़ा बहुत इकट्ठे होने लगते हैं, इलास्टिसिटी रहती है। ठीक है, तो हम यह बात कर रहे हैं उल्काओं की, क्षुद्र ग्रह की, एस्टेरॉयड की। इन एस्टेरॉयड ने क्या किया कि जो आसपास का और पदार्थ था, जो हमारे इसमें जो और धूली कण जो आसपास के पदार्थ थे, बड़े बड़े एस्टेरॉयड बने, उन ग्रहिकाओं का निर्माण हुआ। पर ऐसा तो नहीं था कि पूरा ही पदार्थ जुड़ गया हो, कुछ पदार्थ फिर भी रहा। वह पदार्थ भी इन्होंने अपने आसपास जोड़ना प्रारंभ कर दिया और जोड़ते जोड़ते इन्होंने ग्रहों का निर्माण किया। तो जो हमारे एस्टेरॉयड थे वो हमारे ग्रहों के निर्माण के नाभिक का कार्य करने लगे। ठीक है, तो एस्टेरॉयड जो थे उन्होंने ग्रहों के निर्माण के नाभिक का कार्य किया और निर्माण नाभिक का काम करके इन्होंने ग्रहों में परिवर्तित हो गए। और यह ग्रह जो पहले ग्रहिकाएं जो हमारी थी, जो एस्टेरॉयड जैसे चक्कर लगा रहे थे, वैसे ही सूर्य के चारों ओर एक नियत कक्षा में चक्कर लगाने लगे। और जो हमारे डस्ट पार्टिकल के साथ साथ कुछ गैस के पार्टिकल भी जो इकट्ठे हुए, वह सूर्य से दूर जाकर के कंडेंस हुए, दूर जाकर के घनीभूतीकरण हुआ उनका, और वहाँ जाकर के वह
क्या बन गए? ग्रह बन गए। ठीक है। और जो बचा हुआ पदार्थ जो फिर भी रह गया, एस्टेरॉयड के साथ जो जुड़ नहीं पाया, जो ग्रह निर्माण में काम नहीं आ पाया, वह धूलिकण मिल करके और क्या बने? उपग्रह बने। ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करने लगे, तो उससे क्या बने? हमारे उपग्रह बने। ठीक है। तो हम कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो बात बताई वो इन्होंने इन सब कमियों को दूर करने के लिए एक अपने ही हिसाब से एक नई सोच बनाई कि इन्होंने कहा कि भैया जो धूल कण जो आए थे वो किससे आए थे? उल्काओं से और तारों के पार्ट थे, वो टूटे हुए पार्ट थे, और उनकी वजह से वो सूर्य के आकर्षण के प्रभाव में आके डिस्क के रूप में जमा हुए और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगे। जब इनके परिभ्रमण में जब टक्कर हुई तो टक्कर से गति मंद हुई, और मंद गति के कारण इनका एग्रीगेशन हुआ, समूहन हुआ, और उस समूहन से क्या बनी? हमारी ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। और इन एस्टेरॉयड के पास और जो छोटे पार्टिकल्स जो थे वो आके जमा होने लगे, उनका कंडेंसेशन हुआ, घनीभूतीकरण हुआ, और हमारे आज के ग्रह बने। और फिर भी जो पदार्थ बच गया वह उपग्रह के रूप में ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो यह हमारे ऑटो श्मिड महोदय की इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल, अंतर तारक, तारों से निकली हुई डस्ट, अंतर तारक धूल परिकल्पना थी। क्लियर? अब देखिए, अब इन्होंने जो ये परिकल्पना दी, उसके बाद हमने जो ये 4 कमियां बताई थी, इन कमियों का इन्होंने कैसे समाधान किया, उस समाधान के बारे में हम बात करेंगे। समाधान इन्होंने ऐसे दिया। पहली कमी जो थी हमारी कोणीय आवेग में अंतर को लेकर थी। तो कोणीय आवेग में अंतर को लेकर जो बात हुई वह क्यों था, इसका इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि जो ग्रह हमारे बने, भाई हम कोणीय आवेग दोनों में एक जैसा हो सकता है, सूर्य में और ग्रह में, कब? जब ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई हो। मगर इन्होंने तो बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रहों की उत्पत्ति हुई धूल कणों से। ठीक है। तो ग्रहों की उत्पत्ति जब धूली कणों से हुई तो इन धूली कणों में सूर्य का कोई अंश नहीं था, तो सूर्य का कोणीय आवेग अलग था, सूर्य अपने पहले से ही चक्रण कर रहा था, और ग्रहों की जो धूली कण जो थे वह अलग अलग गति से चक्कर लगा रहे थे। तो हर धूली कण के अलग अलग गति के कारण ग्रहों का कोणीय आवेग जो था वह अलग रहा। यह इन्होंने पहला स्पष्टीकरण दिया। दूसरी बात आती है हमारे ग्रहों की संरचना की, कि हमारे ग्रह जो थे उनकी संरचना में अंतर क्यों है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा जो सूर्य था, इस सूर्य के पास जो ये चारों ओर जो डिस्क थी, इस डिस्क के अंदर की जो लेयर थी, अंदरूनी जो भाग था, इस अंदरूनी भाग में सूर्य के पास ऊष्मा ज्यादा रही होगी। ठीक है, सूर्य तप्त था तो सूर्य के पास ऊष्मा ज़्यादा थी। तो इस ऊष्मा के ज़्यादा रहने के कारण जो हमारे आंतरिक भाग में जो ऊष्मा ज़्यादा थी, उससे जो आंतरिक ग्रह जो बने, वह ग्रह जो थे उनकी जो संरचना जो थी उसमें ताप जनित परिवर्तन हुए, और ताप जनित ऊष्मा जनित परिवर्तन के कारण इनमें भारी पदार्थों का निर्माण हुआ। भाई तप्त हो गई। पहली बात तो ठोस थे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैस के पार्टिकल्स दूर भाग रहे थे, प्रत्यास्थता थी, इसकी वजह से गैस पार्टिकल तो दूर गए, और जो अंदर जो थे वो डस्ट पार्टिकलों की वजह से ज़्यादा ग्रह बने। अंदर की तरफ डस्ट पार्टिकल ही थे मैक्सिमम ग्रह में। तो जब मैक्सिमम प्लैनेट्स में जब डस्ट पार्टिकल थे तो उन डस्ट पार्टिकल्स ने ज़्यादा हीट एनर्जी मिली, और हीट एनर्जी की वजह से उनमें एक तरीके से मेल्टिंग हुई, मेल्टिंग से उनका एक तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ उनकी संरचना में, और भारी पदार्थों की उत्पत्ति हुई। जबकि जो दूर स्थित ग्रह थे उन ग्रहों के पास हीट भी कम गई, उनके पास गैस ज़्यादा थी, गैस ज़्यादा होने से उनका मॉडिफिकेशन ज़्यादा हो नहीं पाया, और इस वजह से, क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर थे, और इस वजह से इन ग्रहों की संरचना गैसीय रही। मैंने आपको पहले भी ग्रहों के क्लासिफिकेशन में पिछले वीडियोज़ में बताया है कि बाह्य ग्रह गैसीय ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरी संकल्पना, दूसरी इसकी कमी को भी दूर किया। तीसरा था ग्रहों की गति के संबंध में। तो ग्रहों की गति में अंतर क्यों है? ग्रहों की गति में इसलिए अंतर है क्योंकि ग्रह ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही चीज़ से बने हो। मान लो अगर ग्रह सूर्य से निकले हुए एक ही पदार्थ से बने हुए होते, ठीक है, सूर्य से निकले हुए किसी एक ही पदार्थ से निकले बने होते, जैसे हमने चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना में भी पढ़ा है, तो उसमें क्या होता कि उसमें सबकी मध्य गति एक जैसी होती, मगर जो हमारे ग्रह बने हैं वो अलग अलग धूली कणों से बने हुए एस्टेरॉयड से बने हैं, अलग अलग एस्टेरॉयड से बने हैं। तो अलग अलग एस्टेरॉयड से ग्रह निर्माण हुआ है, इसलिए उनकी गति भी अलग अलग है, क्योंकि धूली कणों की सबकी गति अलग अलग थी, अलग अलग एस्टेरॉयड की गति अलग अलग थी, इसलिए उनकी गति में भी अंतर है। यह ऑटो स्मिथ ने तीसरी कमी को दूर किया। चौथी कमी थी सूर्य और ग्रहों के बीच में इतनी दूरी क्यों है? सूर्य व ग्रहों के बीच में इतनी दूरी क्यों है? तो वो अपने आप ही क्लियर हो जा रही है, क्योंकि अगर सूर्य से ही ग्रह बनते तो वो सूर्य के आसपास होते, पर जो ग्रहों, जो सूर्य के चारों ओर जो ये तस्तरी बनी हुई थी, यह अपने आप में बहुत अधिक व्यास वाली थी, बहुत अधिक व्यास की थी, इनका डायमीटर बहुत ज़्यादा था इस तस्तरी का। तो इसकी कुछ अंदरूनी परतों में ग्रह बने, कुछ बीच की में बने, कुछ बाहरी में बने, और हमारी जो गैसियस ग्रह थे वो तो वैसे ही इससे दूर थे, तो वो दूर बने। इसलिए सूर्य और ग्रहों के बीच दूरी अधिक है। जो हमारे ग्रह हैं वह सूर्य से कई हजार किलोमीटर दूर व्यास में फैले हुए हैं। इसका कारण यही है कि ग्रहों की उत्पत्ति जो है वो धूल कणों से हुई है, ना कि सूर्य से। तो इस तरह ही चारों कमियां जो अब तक की जो थ्योरीज में दिखाई दे रही थी, जो उसको दूर करने का प्रयास ऑटो स्मिथ महोदय ने किया। पर इसमें भी एक कमी थी। कमी क्या थी कि ये उल्का धूल और ये जो हमारे तारों की धूल, ये कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में इनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। बस इनकी हाइपोथेसिस थी, इन्होंने माना और ऐसे हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना में 4 कमियों को दूर किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हैं हमारी सारी द्वैतवादी संकल्पनाएं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधुनिक जो सिद्धांत दिए गए हैं हमारी किससे संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो आधुनिक सिद्धांत दिया गया है, जो बिग बैंग थ्योरी दी गई है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने कई वीडियोस लिए हैं इस द्वैतवादी संकल्पना को समझाने के लिए, और अच्छे से जितना डिटेल में हो सकता था मैंने आपको बताया है। आपको अगर कोई भी बात पूछनी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए, तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम फिर से एक नई थ्योरी के साथ, आधुनिक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बाय बाय।